आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। और सबसे पहले बात उस खबर की जो सीधा सीधा आपसे जुड़ा है, जिस गहने को आप पहनते हैं, जिस महंगे गहने को खरीदने का आप ख्वाब देखते हैं, उस गहने पर बदमाशों की निगाह है। हम सही कह रहे हैं। गहनों की दुकानों को लुटेरों ने खास तरीके से टारगेट करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को राजधानी पटना में अपराधियों ने लूट की 2 बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अनीसाबाद के पुलिस कॉलोनी में गोल्ड लोन देने वाली कंपनी के ऑफिस से 8 किलोग्राम सोना लूटा गया है। लूटे गए सोने की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और यह वारदात दिन दहाड़े हुई है। दोपहर के 3:30 से 4 बजे के बीच में कंपनी के ऑफिस में लुटेरे पहुंचे और लूट लिया सोना। बोला कितना का हुआ है, कुछ बताया है? तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटना में 8 किलोग्राम सोने के लूट, करोड़ों की लूट हुई है। और ये वो दुकान है जो राजधानी के उस इलाके में है, जहां पर पुलिस का पहरा ज्यादा होता है। 2 तस्वीरें। इसी इलाके में गहने की एक और दुकान में लूट हुई, जहां 5 नकाबपोश अपराधियों ने दुकान में घुसकर गहने लूट लिए। तो 2 तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। गोल्ड लोन कंपनी में लूट, ज्वेलरी शॉप से गहनों की लूट। तो राजधानी पटना से बड़ी खबर 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं। लोग हैं, अधिकारी हैं, ये कुछ बयान नहीं देना चाह रहे, क्यों नहीं देना चाह रहे? नहीं, ऐसे अभी घटना हुई आपके यहाँ, ये तो बता सकते हैं ना क्या घटना हुई है? पटना पुलिस ने कहा कि जो जानकारी इन लोगों ने दी है उसका भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है, क्या सच है क्या झूठ है। ये इन लोगों ने अपनी तरफ से जो जानकारी दी है उसको अभी देखा जा रहा है। लेकिन पटना एसएसपी ने न्यूज 18 को जानकारी दी कि 8 किलो सोने की लूट हुई है। और 8 किलो सोने की लूट, आप समझ सकते हैं 14 करोड़ की लूट हुई थी जनवरी 2022 में बाकरगंज में, और अब 8 किलो सोने की ये लूट है। एक बड़ा सवाल फिर से पटना की विधि व्यवस्था पर खलबली मच गई, हड़कंप मचा हुआ है पटना पुलिस प्रशासन में। और ये जो गार्ड है जरा इनकी भी हालत देख लीजिए आप। इनके साथ भी मारपिटाई हुई है। 4 की संख्या में अपराधी थे, जो 2 पहले ही घुस गए थे लोन लेने के लिए, और लोन फिनांस करती है कंपनी। और फिलहाल जो कंपनी के जो अधिकारी हैं ये बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन इनके साथ मारपिटाई भी हुई है। ये भले ही इन तमाम तरह के सवाल जो है वो उठ खड़े हो रहे हैं। चलिए खबर को समझाते हैं। राजधानी पटना, जहां लूट की 2 बड़ी वारदात हुई, पुलिस पर बड़ा सवाल है। राजधानी में 100 मिनट में 100 मीटर के भीतर 2 बड़ी लूट की घटना हो गई। गर्दनीबाग में बदमाशों ने गोल्ड लोन कंपनी से 8 किलो सोना लूट लिया। 8 किलो सोने की कीमत तकरीबन 4 करोड़ रुपए होती है। ज्वेलरी शॉप से भी 2 लाख के जेवरात लूट लिए। तो फिर सवाल है कि पुलिस बदमाशों का प्लान क्यों नहीं समझ पा रही? ताबड़तोड़ लूट के बाद पुलिस पस्त क्यों है? क्या पुलिस के सारे प्लान लुटेरों के सामने फेल हो गए हैं? तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस की कार्यप्रणाली पर और पुलिस पर। सियासत की बात करते हैं। सियासत में नाम का इस्तेमाल हमेशा से सहूलियत के हिसाब से होता है। बिहार में आरजेडी भी यही कर रही है। 2 दिन बाद लालू की पार्टी आरजेडी सरकार की विफलताओं का रिपोर्ट कार्ड पेश करने जा रही है। नाम महागठबंधन का दिया जा रहा है, लेकिन उस महागठबंधन से कांग्रेस गायब है। तो फिर सवाल है कि तेजस्वी किस महागठबंधन की बात कर रहे हैं? आरजेडी कार्यकर्ताओं के गले में हरा गमछा और माथे पर हरी टोपी बता रही है कि पार्टी में तेजस्वी की ताकत का रंग अब चटकीला होने लगा है। जिस जेपी आंदोलन से तबकर लालू बिहार के सियासत के धोरी बने, अब उन्हीं की पार्टी आरजेडी 5 जून को यानी संपूर्ण क्रांति दिवस के दिन नीतीश सरकार की विफलताओं का रिपोर्ट कार्ड पेश करने जा रही है। रिपोर्ट कार्ड भले ही आरजेडी पेश करेगी, लेकिन नाम महागठबंधन का दिया जा रहा है। उस महागठबंधन का जिसमें कांग्रेस को हाल के दिनों में तकरीबन हर मौके पर आरजेडी ने हाशिए पर रखा। कांग्रेस के लोगों को ये तय जो है ये खुद उन्होंने ही किया है, हमने कुछ नहीं किया। हम तो लास्ट तक फ्रेंडली तक ही रह गए, लेकिन उनके जो भी प्रभारी थे या पार्टी के लोग थे, उनका क्या बयान आया ये तो आप लोग जानते ही हैं। और हर जगह प्रत्याशी उन लोगों ने उतारा। खैर अच्छी बात है, वो उनको लगता है कि उनकी ताकत है तो ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कहाँ कोई दो राय है।
अब जरा पटना में लगे इन पोस्टर पर नजर दौड़ाइए। बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे हैं, लेकिन कहीं कांग्रेस का नामो निशान तक नहीं है। ये जरा देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आरजेडी कार्यालय के ठीक सामने बड़े बड़े तोरण द्वार जो बनाए गए हैं, उसमें देखिए साफ शब्दों में लिखा है संपूर्ण क्रांति दिवस पर महागठबंधन प्रतिनिधि सभा। लेकिन सवाल ये बड़ा खड़ा होता है कि इसमें जितनी भी तस्वीरें आप शामिल की गई हैं, उसमें कहीं भी कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं किसी का भी चेहरा शामिल नहीं किया गया है। आपको दूसरी तरफ अगर दिखाते हैं कि ठीक आरजेडी कार्यालय के ठीक सामने ये जो बड़ा बैनर लगा है, यहाँ पे जरा देखिए संपूर्ण क्रांति दिवस पर महागठबंधन प्रतिनिधि सम्मेलन 5 जून को जो बापू सभागार में होना है। आयोजक का नाम देखिए, आयोजक में महागठबंधन। लेकिन जरा तस्वीरों पर आप गौर करिए, एक तरफ जेपी का तस्वीरें हैं जो संपूर्ण क्रांति दिवस उनके नाम पर जो मनाया जा रहा है। बड़ी सी जो तस्वीर है वो तेजस्वी यादव की है, और ऊपर में जो तस्वीरें लगी है लालू प्रसाद यादव हैं, राबड़ी देवी है, सीताराम येचुरी है, दीपंकर भट्टाचार्य है। मतलब सीपीआई, सीपीएम और माले के जो नेता हैं उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। लेकिन कांग्रेस का किसी भी नेता की, राहुल हो, सोनिया हो, तमाम किसी भी नेताओं को इस पोस्टर में जगह नहीं दी गई है। चाहे वो तारापुर कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव का मुद्दा हो या फिर एमएलसी चुनाव का, हर मौके पर आरजेडी ने कांग्रेस को दरकिनार किया। बावजूद इसके तेजस्वी किस महागठबंधन का हवाला दे रहे हैं, यही सवाल कांग्रेस भी तेजस्वी से कर रही है। 5 जून का जो कार्यक्रम है, जिसे बताया जा रहा है कि महागठबंधन का कार्यक्रम है, तो पहले तो तेजस्वी यादव जी ये बताएं कि बिहार में महागठबंधन का स्वरूप क्या है, कौन कौन से दल उस महागठबंधन में शामिल हैं जिसे बार बार तेजस्वी यादव जी महागठबंधन कह रहे हैं। ये तो साफ हो, क्योंकि जिस अलायंस में कांग्रेस नहीं है वो महागठबंधन नहीं हो सकता। तो क्या तेजस्वी यादव जी ने कोई नया अलायंस किया है? क्या तेजस्वी यादव जी ने राजद का नाम महागठबंधन कर लिया, या तेजस्वी यादव जी ने राजद को तोड़कर कोई नई पार्टी बना ली महागठबंधन के नाम से? पहले वो ये तो साफ करें। तो सवाल ये है कि तेजस्वी को महागठबंधन की याद क्यों आई? क्या तेजस्वी ये मानते हैं कि एनडीए के सामने महागठबंधन मजबूरी है? जाहिर है तेजस्वी की नई चाल कहीं उनके लिए चक्रव्यूह न बन जाए। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। खबर समझिए कि रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए आरजेडी ने 5 जून का वक्त क्यों चुना और तेजस्वी महागठबंधन का सहारा क्यों ले रहे हैं। संपूर्ण क्रांति दिवस के जरिए आरजेडी मैसेज देना चाहती है। 5 जून 1974 की विशाल सभा में जयप्रकाश नारायण ने पहली बार संपूर्ण क्रांति शब्द कहा था। क्रांति शब्द नया नहीं था, लेकिन संपूर्ण क्रांति नया था। जेपी ने कहा था कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल हैं: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति। इन 7 क्रांतियों को मिलाकर संपूर्ण क्रांति होती है। तो जेपी का जो आंदोलन है वो तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ था। आरजेडी इसी तारीख का दांव खेल रही है और सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी कर उसे विफल बताने की कोशिश करेगी। अब समझिए कि महागठबंधन की याद आखिर तेजस्वी को क्यों आ गई। तेजस्वी जानते हैं कि एनडीए के सामने अकेले टिकना मुश्किल है। एनडीए के सामने महागठबंधन ही मुकाबला कर सकता है। लेकिन फिर सवाल है कि तेजस्वी कांग्रेस के बगैर किस महागठबंधन की चर्चा कर रहे थे। तारापुर कुशेश्वर उपचुनाव में तेजस्वी ने कांग्रेस को दरकिनार कर दिया। कांग्रेस आरजेडी ने अकेले दम पर वहां पर चुनाव लड़ा। दोनों सीटों पर महागठबंधन की हार हो गई। एमएलसी चुनाव में कांग्रेस को कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। और आपको यह याद होगा कि लालू प्रसाद ने भक्त चरण दास को भक्त चूनहर तक कहा था। तो ये सारी बातें जब आप देखेंगे एक एक कर, तो आपको पता चलेगा कि महागठबंधन का जो स्वरूप और जिसकी बात हो रही है वो बस एक मुहावरा लगता है। बिहार में जातीय जनगणना का रास्ता साफ हो चुका है। उम्मीद है कि अगले 8 से 10 महीनों में काम भी पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि बिहार में जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी जेडीयू के साथ खड़ी तो है, लेकिन भारी मन से, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी नेताओं के बयान आ रहे हैं उससे जाहिर हो रहा है कि बीजेपी साथ होकर भी साथ नहीं है। जातीय जनगणना में ये भी होना चाहिए, मुसलमानों को भी जात के श्रेणी में लानी चाहिए। इस रास्ते से रोहिंग्या और बांग्लादेशी ऐसा नहीं हो कि वह इस गणना में शामिल हो जाए।
बिहार के नौजवान सबसे ज़्यादा यूपीएससी में कम्पीट करते हैं, उस बिहार की स्थिति जाति के खेल में सिमट जाए, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये तस्वीरें 2 दिन पहले यानी 1 जून की हैं, जब जातीय जनगणना को लेकर पटना में सर्वदलीय बैठक हुई थी। सर्वदलीय बैठक में शामिल सभी 9 दलों ने एक सुर में जातिगत जनगणना का समर्थन किया था, जिसमें बीजेपी भी शामिल थी। सर्वदलीय बैठक के 24 घंटे के भीतर ही नीतीश कैबिनेट ने बिना कोई पेच के उस पर मुहर भी लगा दी। लेकिन अब बीजेपी के कई नेताओं को लगने लगा है कि जातीय जनगणना समाज की सेहत के लिए ठीक नहीं और इसके खिलाफ युवाओं को आगे आना होगा। राजनीतिज्ञों में जब दृष्टि की कमी होती है तो जाति संप्रदाय का नारा देकर राज्य की जनता को नए नौजवानों को उलझाना चाहते हैं। बिहार के नौजवान सबसे ज़्यादा IIT कम्पीट करते हैं, बिहार के नौजवान सबसे ज़्यादा यूपीएससी में कम्पीट करते हैं, उस बिहार की स्थिति जाति के खेल में सिमट जाए, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बिहार के नौजवानों को जातिवाद के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा और जातिगत जनगणना संभवतः हमें उसी ओर ले जा रही है जो बिहार में एक संघर्ष की स्थिति पैदा कर देगी। जातीय शब्द को लेके अगर आगे चलेंगे तो बिहार की दुर्गति रुकेगी नहीं। ये समाज को जोड़ने की प्रवृत्ति नहीं है, समाज को तोड़ने की सोच है और आज देश बिहार की दुर्गति का कारण यही है। ऐसा लगता है कि बिहार में जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी सरकार के साथ तो खड़ी है, लेकिन भारी मन से, क्योंकि कभी मुसलमानों की गणना तो कभी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के घुसपैठ की आशंका तो कभी समाज की सेहत को लेकर चिंता, ये सारे बयान कई इशारे करते हैं। दिल्ली से अमितेश कुमार और कैमूर से अविनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट। चलिए इस खबर को समझिए। जातीय जनगणना पर बीजेपी का स्टैंड साफ है। केंद्र सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो इसके पक्ष में नहीं है और बीजेपी मानती है कि इससे समाज पीछे चला जाएगा। लेकिन बिहार में बीजेपी सरकार के साथ है, लिहाजा जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी सरकार के साथ खड़ी है, क्योंकि गठबंधन धर्म का पालन भी करना जरूरी है। बीजेपी भी जानती है कि बिहार में जाति ही सबसे बड़ा फैक्टर है, लिहाजा इसे दरकिनार करके बढ़ा नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं। आतंकियों के कायराना हरकत की बात। 370 हटने के बाद कश्मीर में बौखलाए आतंकियों ने आम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस बार उन्होंने बिहार के एक मजदूर को निशाना बनाया, जिसके बाद यह सवाल है कि घाटी में क्या हिंदू होना गुनाह है। बार नहीं बार बार देखा है तेरे हाथों में मेरे प्यार की जो रेखा है। 25 मई को आमरीन भट्ट की हत्या, 31 मई को टीचर रजनी बाला की हत्या, 2 जून को बैंक मैनेजर की हत्या, 2 जून की शाम को बिहार के दिलखुश की हत्या। कश्मीर के बड़गाम का यही वो जगह है जहां गुरुवार की शाम आतंकियों ने एक और हमला किया। इस बार निशाने पर थे गैर काश्मीरी मजदूर। बड़गाम जिले में ईंट भट्ठे में काम करने वाले मजदूरों पर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें बिहार के रहने वाले 23 साल के दिलखुश की मौत हो गई। हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये वो स्पॉट है। यहाँ पर हमने कुछ मजदूरों से बात की, इनके मुताबिक यह वो झुग्गी है जहाँ पे वो दिलखुश बैठा था। उसके साथ जो दूसरा बंदा था गोरिया, जो पंजाब से है, वो भी यहाँ पे बैठे थे और 2 अफराद आए हैं, उन्होंने गोलियाँ चलाई। उसके बाद वो फरार हो गए और जो दिलखुश है उसे अस्पताल ले जाया गया और हालांकि वो रास्ते में ही जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। कश्मीर से जैसे ही ये खबर पूर्णिया के लादूगढ़ पहुंची, पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। माता पिता समेत पूरे गांव की यही मांग है कि सरकार आतंकवादियों पर कठोर कार्रवाई करे। आज खबर मिला हो गया, आप कैसे आतंकवादी मार दिए। आतंकवादी मार दिया। दरअसल जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। गुरुवार को 12 घंटे के भीतर ही आतंकियों ने टारगेट किलिंग की दूसरी वारदात को अंजाम दिया। टारगेट किलिंग के जरिए आतंकी किस तरह खौफ कायम कर रहे हैं, इसका अंदाजा आप इस सीसीटीवी फुटेज से लगा सकते हैं। गुरुवार को कुलगाम में एक आतंकी आराम से बैंक में दाखिल होता है। आतंकी इधर उधर देखने के बाद बैंक के अंदर घुसता है, काउंटर पर पिस्टल लेकर आता है
और बैंक मैनेजर विजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर देता है। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की चुन चुन कर की जा रही हत्याओं ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। लगातार हत्याओं के बाद केंद्र सरकार भी एक्शन में है ताकि घाटी में कायराना हरकत करने वाले आतंकियों की कमर तोड़ी जा सके। कश्मीर से आबिद हुसैन के साथ पूर्णिया से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। खबर समझिए, घाटी में आतंकी आम लोगों को लगातार निशाना बना रहे हैं, लेकिन बीजेपी को छोड़ कोई भी सियासी दल खुलकर सामने नहीं आ रहा। खुद को सेकुलर बताने वाली पार्टियां इस मुद्दे पर मौन हैं। जम्मू कश्मीर में एक महीने में 6 टारगेट किलिंग का मामला सामने आया। पिछले 3 दिनों की अगर बात करें तो दूसरी बार आतंकियों ने निशाना बनाया है। ऑपरेशन ऑल आउट से आतंकी बौखलाए हैं। आतंकी हिंदुओं में खौफ कायम करना चाहते हैं। आतंकियों ने नए तरह का हथकंडा अपनाया है। आतंकवाद के नए चैप्टर का नाम रखा गया है टारगेट किलिंग। और अगर पिछले साल अक्टूबर की बात की जाए तो बिहार के रहने वाले लोगों पर आतंकियों ने हमला किया था। भागलपुर के वीरेंद्र पासवान की हत्या हुई थी। वीरेंद्र कश्मीर में गोलगप्पे बेचते थे। एक दिन बाद ही आतंकियों ने बांका के रहने वाले अरविंद शाह की हत्या कर दी। दोनों तकरीबन 10 साल से कश्मीर में रह रहे थे। अब ईंट भट्टे के मजदूर को निशाना बनाया गया तो जाहिर है कि सरकार इसे लेकर चिंतित है। गुरुवार और शुक्रवार को हाई लेवल मीटिंग हुई है और इसका निष्कर्ष भी अब सामने आएगा। पूरे भारत में अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लोग पृथ्वीराज चौहान के इतिहास को पर्दे पर पसंद कर रहे हैं। फिल्म को लेकर न्यूज 18 नेटवर्क की सीनियर पॉलिटिकल एडिटर मारिया शकील ने फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार और फिल्म निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी से खास बातचीत की। मुझे लगता है रीटेलिंग हिस्ट्री है, अटेम्प्ट एट रीटेलिंग हिस्ट्री। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले 20-25 सालों में अगर आप देखें तो इतिहास की बात करने से लोग डरते थे। डरने का कारण ये तो एक बहुत महंगी फिल्में होती हैं और उस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी होती हैं और सर्टिफिकेशन की भी समस्या होती है। अब एक ऐसा दौर आया है जब हम अपने इतिहास को फिर से उन दबावों के बिना देख रहे हैं। इसलिए कई तरह के, मैं ही नहीं और भी कई लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐतिहासिक फिल्म बनाएं और एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने ले आएं। और जब वो पॉइंट ऑफ व्यू आता है तो कुछ लोगों को लगता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विथ रिस्ट्रेन का अधिकार सिर्फ इतिहासकारों को भी नहीं है। और मैं ये नहीं मानता कि इतिहासकार इस देश में सिर्फ एक ही सेक्शन के हैं, और भी हैं। और खोज कहीं जाके रुक नहीं जाती है। तो ये खोज निरंतर प्रक्रिया है। हर कुछ समय के बाद आपके सामने कुछ नई बातें भी आती हैं। उस नई बातों को भी प्रकाश में लाया जाना चाहिए। ऐसे तो आप हमारे ट्विटर में देखेंगे और बहुत सारी जगहों पे देखेंगे। अभी लोग आज ही फिल्म रिलीज हुई है, दे आर टॉकिंग अबाउट, वी डिडंट नो अबाउट दिस। लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट, वी डिडंट नो अबाउट दिस, दैट ही हैड डन सो मच, ही हैड डन दिस, ही हैड डन दैट। एंड कई लोग तो कह रहे हैं वो जो 4 बांस 24 गज, तो अब वो नहीं है फिल्म में, उसकी जगह कुछ और है। सो दैट इज ही व्हाट फाउंड आउट अबाउट इट, अदरवाइज द नरेशन इज समथिंग एल्स. So there are a lot of point of views to it, and it is good. I'm talking about that a lot of point of view should come out and people should know more about it. This is not about religion, it is about culture. और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।